ज़रा जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइएगा। आज अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे बीमारियों के, डिसीज़ के। ठीक है, ओके, क्लियर आवाज़ आ रही है। आज अपन बीमारी वाले टॉपिक को उठाएंगे। आज अपन बीमारी जो टॉपिक है आपका, उस बीमारियों में से डिसीज से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको करेंगे। ये आपके वर्ग 3 से भी संबंधित है और साइंस का पार्ट तो है ही आपका, लेकिन ये वर्ग 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले अपन जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं आज 9 से 10 बजे तक के बीच में जो करते हैं, उन ऑब्जेक्टिवों में खास तौर से वर्ग 3 को लेकर के अभी अपन चल रहे हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव आपके टॉपिक साथ में ही अन्य जीएस के पार्ट भी हैं आपके, तो वहाँ भी आपके काम आएंगे। ठीक है ना। और ये जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, साथ में ही पेन कॉपी वगैरह लेकर के भी बैठा करो। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या करंट से संबंधित कोई घटनाक्रम है तो मैं वहीं आपको नोट भी कराया करूँगा, जिससे आप आराम से नोट कर लिया करें। हाँ बिल्कुल, एमपी पुलिस के लिए अमन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीमारी वाला पोर्शन है आपका। साइंस में जो बीमारी वाला होता है वो वाला टॉपिक उठाया है। ये सभी चीज़ों के लिए है, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें ये कॉमन ना हो। ये कॉमन है, एमपी पुलिस के लिए भी है जी, आपका एसआई के लिए भी है, एमपी पीएससी के लिए भी है, और इसके अलावा आपका एनटीपीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। और वर्ग 3 में बीमारी एक स्पेशल टॉपिक है, तो उसके लिए भी है जी आपका। और एमपी पुलिस के बारे में एक खबर भी है अपने पास में, थोड़ा सा उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। परसों के दिन 2:55 पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि मैं आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दूंगा बल्कि रोजगार दूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, तो उससे उम्मीद लग रही है कि ये विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसीज हैं उनको बहुत जल्दी निकालने वाले हैं। ठीक है, चालू करें अपन। आप थोड़ा सा एक आध बार क्या होता है कि जैसे इस कमरे में जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर इस समय पर। तो 1-2 दिन में समस्या ख़त्म हो जाएगी, गर्मी की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। तो कभी टंग फिसल जाती है तो कुछ गलत निकल जाता है, तो जो समझ में नहीं आए आपसे तो मेरे से आप डिस्कस जरूर कर लें, पूछ लें। वैसे तो मैं दूसरी क्लास में ले जा करके फिर आपको, जैसे सेकंड क्लास होती है, समझ में आ जाता है कि कहाँ गलती हुई है, तो उसको मैं दूर कर दूंगा आपको। पर बाय द वे कुछ लगता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछें ज़रूर, कभी कभी गर्मी की वजह से हो जाता है। फेस है जीवाणु भोजी, पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। जरा देखें आप लोग, जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज है। प्रश्न है जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी को अंग्रेजी में बोलते हैं अपन बैक्टीरियोफेज है। तो ये क्या है आपका? हाँ बस वही लगवा रहा हूँ, मैंने ऑर्डर कर दिया है, बस 2-3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा ये, है ना। तो ये जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज क्या है? पहला है पूंछ युक्त जीवाणु। जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया। जीवाणु को अपन क्या कहते हैं? बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो पहला है आपका आंसर पूंछ युक्त जीवाणु यानी बैक्टीरिया। दूसरा है आपका नवनिर्मित जीवाणु, बिल्कुल यानी नया बना हुआ बैक्टीरिया। तीसरा है आपका विषाणु, विषाणु को बोलते हैं अपन वायरस। विषाणु को क्या बोला जाता है? वायरस। तो वायरस को संक्रमित करने वाला जीवाणु, और नेक्स्ट है जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। तो ये 4 विकल्प हैं आपके सामने। इनके अंग्रेजी टर्म में आपको लगातार बोल रहा हूँ, इसमें मैं लिख नहीं पाया, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ आपको। ये जीवाणु भोजी को अपन अंग्रेजी में बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। ये क्या है? तो ये पूंछ युक्त जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है, या नवनिर्मित बैक्टीरिया है, या वायरस को संक्रमित करने वाला बैक्टीरिया है, या बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस है। बताइए जरा। गुड मॉर्निंग राहुल, जरा जवाब दीजिएगा जल्दी से जल्दी आप लोग, क्या बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया है या वायरस है? सीधा सीधा जवाब पर आए अपन, बैक्टीरिया या वायरस है। यदि बैक्टीरिया है तो कौन सा बैक्टीरिया है, और यदि वायरस है तो कौन सा वायरस है? जवाब दें जरा। देखिए, ओटियाँ सॉल्व करते समय आप लोग यदि गलत भी जवाब देते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितना ज़्यादा गलत करेंगे, फिर मैं आपको टोकूंगा यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। क्योंकि जब एग्जाम हॉल में आप जाएंगे और एग्जाम हॉल में जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको एकदम क्लिक करेगा दिमाग में कि ये मैंने वहाँ गलत किया था, यानी अब मेरे को इसको सुधारना है। तो ये बताएं जरा, ये वायरस है या बैक्टीरिया है? और बैक्टीरिया है तो कौन सा बैक्टीरिया है, और वायरस है तो कौन सा वायरस है? वायरस, बैक्टीरिया, तो ध्यान रखना जरा, ये आपका कौन है? ये एक्चुअल में वायरस है। चलो मैं जवाब बता रहा हूँ इसका। ये क्या है? वास्तव में वायरस है, लेकिन कौन सा वायरस है? बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला, यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड यानी बैक्टीरिया को मारने वाला जो वायरस होता है उसको अपन बोलते हैं बैक्टीरियोफेज।
तो ये आपका बैक्टीरियोफेज है, जीवाणु को संक्रमित करने वाला वायरस। आंसर कौन सा होगा? डी। सब लोगों का आंसर गलत है, यानी विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु नहीं है, यानी ये बैक्टीरिया नहीं है। इसमें नाम आ रहा है, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है और इसी वजह से अपन कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्यों होते हैं कन्फ्यूज, इसका कारण समझ लीजिएगा आप लोग। क्योंकि यहाँ पर जो शब्द आ रहा है आपका, ये शब्द जो आ रहा है आपका बैक्टीरिया, ये तो इससे अपन समझ लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है, जबकि बैक्टीरिया नहीं है, ये आपका कौन है? वायरस है। ये वायरस है। और कौन सा वायरस है? बैक्टीरिया, यानी जीवाणु को नष्ट करता है ये। तो जीवाणु को नष्ट करने वाला, जीवाणु को मारने वाला जो वायरस है, उस वायरस को अपन नाम देते हैं जीवाणु भोजी, यानी जीवाणु उसका भोजन है। समझ में आ गया ना? तो आंसर कौन सा होगा? डी होगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा गंगा नदी के जल के बारे में, कि गंगा नदी का जो जल होता है उसमें कीटाणु नहीं लगते। सुना होगा आप लोगों ने, कई बार पढ़ा होगा कि गंगा एकमात्र ऐसा वो है जल है जिसमें किसी प्रकार का कोई कीटाणु नहीं लगता। तो ये इसीलिए है क्योंकि गंगा जल में जो बैक्टीरिया वगैरह पाई जाती हैं उनको मारने की क्षमता किस में होती है? इस वायरस में होती है। और ये वायरस आपका किस में मिलता है? गंगा जल में पाया जाता है। ये गंगा जल के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखिएगा। इसी वजह से गंगा जल में किसी प्रकार के कोई कीटाणु ज़्यादातर पनप नहीं पाते। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बैक्टीरियोफेज वायरस आपको कहाँ मिलेगा, तो गंगा जल में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा का जो जल है वो कीटाणु रहित क्यों रहता है, तो कीटाणु रहित रहने का जो मूल कारण है वो बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण से है। क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है उसका मुख्य भोजन कौन है? बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरियाओं को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखिएगा जरा आप लोग। ये इस तरीके का है, मान लीजिएगा ये बैक्टीरिया है आपका, ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया पर आकर के ये अटैच हो गया आपका। और वैसे वायरस की जो वायरस होती है ना, अकोशिकीय होती हैं। अकोशिकीय यानी नॉन सेल्यूलर। जब मैं साइंस पढ़ाऊंगा, शाम को 7 बजे चल रही है आपकी, बस कुछ समय में आ जाएगा ये आपका टॉपिक। तो ये नॉन सेल्यूलर होती हैं आपके ये वायरस, और इनकी स्पेशल विशेषता ये होती है नॉन सेल्यूलर माने अकोशिकीय। और जो बैक्टीरिया होते हैं आपके वो होते हैं कोशिकीय। और बैक्टीरिया में जो कोशिका पाई जाती है वो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका है आपकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो ये है आपका वायरस है, देख सकते हैं अपन यहाँ पर इस तरीके से विभिन्न प्रकार के वायरस बैक्टीरियोफेज आकर के बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हो जाते हैं और उसका धीरे धीरे विघटन कर देते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कीट, कीट माने कीड़ा, कीड़ा यानी जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है। अभी शाम के समय पर बस 1-2 दिन में अपन उस पर पहुंच जाएंगे। आज अपन एनिलिडा पढ़ेंगे शाम को, इसके बाद फिर आपका आर्थ्रोपोडा चालू होगा, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो कीट के काटने से होता है? तो ध्यान रखिएगा, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो कीटों की है। कीटों को अपन इंसेक्ट के नाम से जानते हैं, इंसेक्ट। कीटों को क्या कहा जाता है? इंसेक्ट। और जो जीव इन कीटों को खाते हैं उन्हें अपन बोलते हैं इंसेक्टिवोरा। तो जो जीव इनको खा रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? इंसेक्टिवोरा। तो ये कीट या इंसेक्ट के काटने से कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी रोग होगा, या डेंगू होगा, या निमोनिया होगा, या दमा होगा? कौन सा रोग होगा? अमन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? जरा जवाब दीजिएगा आप जल्दी से। गुड मॉर्निंग अवधेश, जरा जवाब दें अवधेश भैया। कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? स्कर्वी होता है, या डेंगू होता है, या निमोनिया होता है, या दमा होता है? मालूम है आप लोगों को? हाँ, जवाब सही है। यानी कौन सा होगा? डेंगू। डेंगू आप जानते हो, ये जो मौसम है इस समय का जो चल रहा है, अब ये मौसम डेंगू का, मलेरिया का ही चल रहा है। लेकिन इस समय कोविड वायरस ने अपन सबको अंदर कर दिया है और केवल एक ही बीमारी चल रही है, वह कोविड वायरस की। तो यहाँ ध्यान रखना, ये डेंगू है। डेंगू एक विशेष मच्छर जो होता है उसके काटने के कारण से होता है, और वो आपका ये डेंगू है। और ये किसके काटने से होता है? एक विशेष मच्छर होता है इसके काटने से। और ये मच्छर कौन सा है? मच्छर ये एडिस मच्छर है। एडिस मच्छर की भी कई वैरायटी होती हैं, उनमें से एक वैरायटी एडिस मच्छर है। उस एडिस मच्छर के काटने से ये डेंगू की बीमारी होती है आपकी, जिसमें शरीर में जकड़न वगैरह होने लग जाती है और ये मौत का कारण भी बन जाता है। दिल्ली में तो इसने भयानक स्थिति ले ली थी, इसलिए दिल्ली सरकार ने यू एंड मी कार्यक्रम इसको रोकने के लिए चलाया था। तो दिल्ली सरकार ने यू एंड मी कार्यक्रम इस डेंगू को रोकने के लिए चलाया है। स्कर्वी के बारे में तो आप जानते ही हैं। स्कर्वी जो होता है आपका वो किसके द्वारा होता है? स्कर्वी
ये विटामिन सी की कमी से होता है, मसूड़े वगैरह प्रभावित होते हैं। निमोनिया को आप जानते ही हो, वर्तमान में जो आपका जो कोविड चल रहा है वो निमोनिया ही है एक तरीके से, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है निमोनिया। और ये दमा जो आपकी, जैसे अपन अस्थमा कहते हैं, ये होता है फफूंद के कारण, जैसे अपन फंगस कहते हैं या फफूंद कहते हैं, तो उसके कारण से दमा या अस्थमा की बीमारी होती है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? डेंगू। क्लियर हो गया? ये इस तरीके से डेंगू है आपका। ये जो मच्छर देख रहे हैं आप, ये वायरस है आपका। और इस तरीके से नीचे के जो देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय इलाके, यानी जो ठंडे इलाके हैं उनमें ये नहीं फैलता है। उष्णकटिबंधीय इलाके जो गर्म जोन वाले इलाके हैं उन इलाकों में ये सबसे ज़्यादा फैलता है, ये वाले। तो ये डेंगू एक महामारी का रूप ले लेता है। ये डेंगू वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है आपकी, और एक्चुअल में कीट यानी मच्छर इसे फैलाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। बताइए जरा, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। आंसर, वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा। दूसरा आंसर है बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। तीसरा है फंगस और मादा एडिस मच्छर द्वारा। और चौथा है प्रोटोजुआ और मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा। बताइए कौन सा आंसर होगा? हाँ तालिब, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ये वायरस है। डेंगू क्या है? डेंगू एक बुखार है जो आपका, ये डेंगू बुखार क्या एक वायरस है, और ये किसके द्वारा फैलता है? मादा एडिस मच्छर के द्वारा। इसे कौन फैलाने का काम करता है? मादा एडिस मच्छर। तो ये ध्यान रखिएगा जरा, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो ये वायरस है आपका, इसे फैलाने का काम कौन कर रहा है? मादा एडिस मच्छर कर रहा है। और दिल्ली सरकार ने इसके लिए कौन सा कार्यक्रम चालू किया था? यू एंड मी कार्यक्रम। ये वायरस और मादा एडिस मच्छर के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, ये आपका डेंगू से बचने के उपाय। इस समय पर दिल्ली सरकार अपील कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी कर रही है, तो मच्छरों को पैदा होने से रोकें। इसमें ये गड्ढों को मिट्टी से भर दें। आपके आसपास में जो गड्ढे हैं उनको मिट्टी से भरें, जिससे उसमें पानी ना रहे। अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि ये साफ स्वच्छ पानी में ही पनपता है ये आपका। रुकी हुई नालियों को साफ करें आप। रुके पानी पर केरोसिन अथवा मिट्टी का तेल डाल दें। केरोसिन को मिट्टी का तेल कहा जाता है। मोबिल ऑयल भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, केरोसिन डालने से क्या होता है आपका? जैसे रुका हुआ पानी है उस पर यदि अपन मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो उससे क्या होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा बताएंगे ज़रा आप लोग? हाँ बिल्कुल सही है राहुल। ये रुका हुए पानी में मिट्टी के तेल डालने से मच्छरों को पनपने से कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि यहाँ सरफेस टेंशन जो होता है, पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से मच्छर जो लार्वा देते हैं, मच्छर का जो लार्वा होता है और पानी के ऊपर रहता है वो पानी के अंदर डूब जाता है, जिसके कारण से मच्छर का लार्वा नष्ट हो जाता है। और मच्छर के लार्वा के नष्ट होने के कारण से पाम जो आपका मच्छर है वो नहीं बन पाता, और इस तरीके से मच्छरों पर रोकथाम हो जाती है। इसलिए रुके हुए पानी पर पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए अपन क्या डाल देते हैं? मिट्टी का तेल। कूलर, फूलदान का पानी हफ्ते में एक बार बदल देना चाहिए। पक्षियों को दाना पानी देने के बर्तनों को रोज साफ करना चाहिए। पानी की टंकी को अच्छी तरह से बंद करके रखना चाहिए। घर में टूटे फूटे डिब्बे, टायर, बर्तन, बोतल आदि नहीं रखनी चाहिए, और यदि हैं तो उनकी पानी की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप जन जागरूकता फैला करके इसके मच्छर के लार्वा को रोक सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? जैसे ही मच्छर आपको काटता है, मादा एडिस मच्छर काटती है आपको, और वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, फिर आपकी बॉडी में किस चीज़ को ये प्रभावित करता है? किससे अपन पता लगाते हैं कि आपको डेंगू हो गया है? आपके सामने 4 आंसर हैं, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा और जल। बताइएगा जरा, जल्दी से जल्दी जवाब दें आप लोग। प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा। प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा माने कार्बोहाइड्रेट होता है, और जल तो आप जानते ही हैं पानी है। आंसर, सभी का आंसर सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सभी लोगों का आंसर सही है। आंसर क्या है इसमें? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं आप जानते ही हैं प्लेटलेट्स के बारे में। एक्चुअल में जो आपकी बॉडी होती है, यानी जो आपका रक्त है, इसको और क्लियर कर लीजिएगा। आपका ये रक्त है यानी ब्लड है, इस ब्लड को 2 भागों में बांटा होता है। एक होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा होता है आपका कार्पल्स यानी कणिकाएं। कणिकाएं जिन्हें अपन बोलते हैं कार्पल्स। और ये कणिकाएं जो होती हैं ये फिर 3 भागों में बटी होती हैं। एक होता है आपका आरबीसी, एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी, और एक होता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स
तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इस तरीके से इनको 3 भागों में बांटा जाता है। जब मलेरिया का जो होता है, मादा एनोफ्िलीज मच्छर है, जब वो काटती है तब आपकी आरबीसी प्रभावित होती हैं। जब एड्स का वायरस अटैक करता है तब आपकी डब्ल्यूबीसी प्रभावित होती है। और जब आपका मादा एडिस मच्छर काटता है आपको, तब आपकी ब्लड प्लेट्स प्रभावित होती हैं। और इसके कारण से एनीमिया होता है आपको, मलेरिया होता है, एनीमिया होता है, इसमें एड्स होता है आपको, और इसमें हो जाता है आपका डेंगू। तो इस तरीके से आपकी ये प्लेट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए प्लेटलेट्स ये देखें तो ये है आपकी, ये आरबीसी हैं, रेड ब्लड कार्पल्स हैं आपकी, ये आपकी वाइट ब्लड कार्पल्स हैं, और ये आपकी प्लेटलेट्स हैं। ठीक है ना। पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। जो पीला बुखार है किसके द्वारा फैलेगा? पीला बुखार यानी येलो फीवर। पीला बुखार का मतलब क्या होता है आपका? येलो फीवर। तो येलो फीवर किसके द्वारा फैलेगा? तो देखिएगा जरा, येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा। गुड मॉर्निंग सर। पीला बुखार यानी येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? एक वायु के द्वारा, जल के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। जरा जल्दी से जल्दी जवाब दें आप लोग। येलो फीवर किसके द्वारा फैलेगा आपका? पीला बुखार यानी येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? वायु, जल, घरेलू मक्खी, या इनमें से कोई नहीं। अभी 2-3 जवाब आए हैं। सोचे और जरा, येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? येलो फीवर कई बार एग्जाम में पूछा गया ये तो। अभी तक सब लोगों का जवाब गलत है। अभी तक सब लोगों का जवाब गलत है। सोचो जरा क्या होगा। अवधेश गलत है, ये जवाब गलत है। अमन का जवाब सही है। ये जवाब सही है अमन का। आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो येलो बुखार होता है या येलो फीवर होता है, ये बात सही है, वायरस के द्वारा होता है आपको, लेकिन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो येलो फीवर वायरस के द्वारा होता है। और फैलता किससे? वायु से नहीं फैलता, जल से नहीं फैलता, घरेलू मक्खी से नहीं फैलता, ये फैलता है आपका मच्छर के काटने से। तो ये किसके द्वारा फैलेगा? मच्छर के काटने से। और यहाँ मच्छर है नहीं आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। येलो फीवर इजिप्टी नाम का एक मच्छर होता है, उसके द्वारा फैलता है ये आपका इजिप्टी मच्छर। कहीं चाहो तो लिख लेना इसको। येलो फीवर वायरस जनित रोग है, नोट कर लीजिएगा आप इसको, इंपॉर्टेंट है ये। येलो फीवर वायरस जनित रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है। नोट करते चले आप साथ ही साथ में, ये टॉपिक है नहीं नोट्स में आपके में, तो नोट कर लीजिएगा इसको। येलो फीवर वायरस जनित रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है, जो मच्छर के काटने से फैलता है। येलो फीवर वायरस जनित रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए हो गया, ओके। अगला प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता? यानी एक मच्छर जो बड़े से आकार का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा खतरनाक सा नज़र आता है कभी कभी, तो उनको अपन टाइगर मच्छर के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? टाइगर मच्छर। आकार वगैरह में बड़ा होता है तो टाइगर मच्छर कहा जाता है। तो टाइगर के मच्छर के द्वारा कौन सी बीमारी है जो नहीं होती? ये बात सही है कि ये सब बीमारियां मच्छर के द्वारा ही होती हैं, लेकिन इनमें से एक बीमारी है जो टाइगर मच्छर के द्वारा नहीं होती। तो बताइए वो कौन सी बीमारी है जो टाइगर मच्छर के द्वारा नहीं होती? दीजिएगा जरा जवाब आप लोग। टाइगर के मच्छर के द्वारा कौन सी बीमारी है जो नहीं होती? डेंगू। जो एडिस मच्छर होता है वो आपका टाइगर मच्छर ही है अमन। एडिस मच्छर टाइगर मच्छर ही होता है, तो इसलिए डेंगू आंसर आपका गलत है। और सोचें जरा, डेंगू टाइगर मच्छर के द्वारा ही होता है। तालिब गलत है, डेंगू टाइगर मच्छर के द्वारा होता है। और ये कह रहा है कि कौन सी बीमारी है जो टाइगर मच्छर के द्वारा नहीं होती? अवधेश बिल्कुल जवाब सही है। अवधेश, जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस जो बीमारी आपकी वो टाइगर मच्छर के द्वारा नहीं होती। ये जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी। डॉली, ये येलो फीवर जो होता है ना, ये भी टाइगर मच्छर के द्वारा होता है, तो ध्यान रखना, येलो फीवर टाइगर मच्छर के द्वारा है, डेंगू टाइगर मच्छर के द्वारा है, और चिकनगुनिया देखा होगा आपने, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था,
तब घर वालों ने अपन को कपूर बांध दिया था, लौंग बांध दिया था कि इसको बांध करके रखें, जिस वजह से आप बचे रहेंगे। स्वच्छ पानी में होता है ये आपका चिकनगुनिया वाला, और यदि काट ले ये मच्छर तो ज़बरदस्त तरीके से दर्द होता था। अब तो खैर कंट्रोल में आ गया है आपका। तो ये आंसर क्या होगा इसमें, जापानी इंसेफेलाइटिस। ये तीनों की तीनों जो बीमारियां हैं ये टाइगर मच्छर के द्वारा होती हैं, और ये वाली जो बीमारी है ये सामान्य मच्छर के द्वारा होती है, ये टाइगर मच्छर नहीं है उसमें। तो आपका आंसर क्या होगा, जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी। ये आपकी जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बीमारी है। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी जो है ना, ये पक्षी एवं सूअर से फैलती है आपकी, पक्षी और सूअर से। ये इस तरीके से ये दिमागी बुखार के रूप में काम करती है। ये मच्छर जब काटता है तो ये वायरस आपका सीधा ब्रेन पर इफेक्ट डालता है, आपको ब्रेन को डिस्टर्ब करना चालू कर देता है आपका। चलिए एक मैं बड़ा सा डायग्राम दिखाता हूँ इसका, तो और क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ से ये प्रश्न देखो, ये है, ये इस तरीके से फैलता है आपका, ये इसकी लाइफ साइकिल है। ये मच्छर जब इसको काटता है तो ये पक्षियों में पहुंच जाता है, और पक्षी को जब कोई दूसरा मच्छर काटता है तो ये जाकर के उस मच्छर के डंक तक पहुंच जाता है। अब ये मच्छर यदि किसी इंसान को काट लेता है आपका, तो ये आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा और आपके दिमाग को प्रभावित करना चालू करेगा। इसके अलावा ये यदि किसी सूअर वगैरह को काट लेता है तो ये सूअर में पहुँच जाएगा, और सूअर को जब कोई नया मच्छर काटता है तो ये उसके डंक में पहुँच जाएगा, और फिर वो नया मच्छर यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये उस तक पहुँच जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जापानी इंसेफेलाइटिस जो बीमारी है ये पक्षी एवं सूअर के द्वारा ये संचरण का काम करती हैं इसमें से, और ये फैलने का कारण है। ये गोरखपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ का जो निवास क्षेत्र है आपका, वहाँ पर ये बीमारी भयानक रूप में उत्पन्न होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बीमारी का जो रौद्र रूप दिखाई देता है अपन को, तो वो कहाँ पर दिखाई देता है, गोरखपुर वाले बेल्ट में, क्योंकि तराई वाला इलाका है, यहाँ मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा है, और इस तरीके से जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी फैलती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। अगला देख रहे हैं अपन, नेक्स्ट बीमारी है हाइड्रोफोबिया, किसके द्वारा होता है, बताइएगा जरा। अच्छा प्रश्न है आपका, हाइड्रोफोबिया बीमारी किसके द्वारा होती है। हाइड्रोफोबिया, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग, हाइड्रोफोबिया बीमारी किसके द्वारा होती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी किसके द्वारा होती है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, या फफूंद के द्वारा होता है, या विषाणु, विषाणु का मतलब वायरस होता है, जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया, फफूंद का मतलब फंगस, जी विषाणु का मतलब वायरस, और प्रोटोजुआ तो आप जानते ही हैं, प्रोटोजुआ एक कोशिका वाले जीव हैं। आप बताइए हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है आपको, हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है, वो किसके द्वारा होती है। हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोफोबिया को एक नाम और है, अच्छा पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अपन। हाइड्रो माने होता है पानी, हाइड्रो माने क्या होता है, पानी, ठीक है ना, ये पानी है आपका, हाइड्रो माने पानी, और फोबिया माने क्या होता है, डर, यानी इस बीमारी में पानी से डर लगता है। अब सोचो जरा, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पानी से डर लगता है, उस बीमारी को अपन कहते थे हाइड्रोफोबिया। उस बीमारी का एक नाम और है रेबीज, रेबीज या रेबीज भी लिखा रहता है कई जगह पे, रेबीज, रेबीज या रेबीज। बताइए जरा अब किसके द्वारा होगी ये रेबीज, ये रेबीज या रेबीज जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, या वायरस के द्वारा होती है, या फफूंद के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है रेबीज की बीमारी। रेबीज या हाइड्रोफोबिया एक ही है, ये बीमारी किसके द्वारा होगी, तो ये बीमारी होती है वायरस के द्वारा, यानी विषाणु के द्वारा। तो रेबीज बीमारी जो है वो किसके द्वारा होती है, वायरस। और इस प्रश्न को एक तरीके से और पूछा जाता है, जो रेबीज बीमारी है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ध्यान रखिएगा उसमें क्या प्रभावित होता है आपका, तो उसमें आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है, यानी ब्रेन, नर्वस सिस्टम को ये बीमारी प्रभावित करती है। और ये कुत्ते एवं जंगली जो जानवर होते हैं उनके काटने से बीमारी होती है। तो कुत्ते एवं जंगली जानवर हैं उनके काटने से बीमारी होती है आपकी। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, वायरस। हाइड्रोफोबिया, इसमें पानी से डर लगता है आपका, पानी नहीं पी पाते, ये देख लीजिएगा जरा, ये कुत्ते के काटने से होती है। और ज़रूरी नहीं है ये कुत्ते के काटने से ही हो, ये बिल्ली के काटने से भी हो सकती है। आप कभी जंगल में जा रहे हो, जंगल में किसी जानवर ने आपको काट लिया और वो रेबीज से ग्रसित है, तो उससे भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये वायरस जनित रोग है। इस तरीके से इसके मुँह से लार वगैरह जो निकलती रहती है, निकल रही है, ये वायरस वाली बीमारी है आपकी। और यदि इसने काट लिया तो फिर इसका इलाज क्या है, तो लुई पाश्चर ने इसका टीका खोजा है।
अपने यहाँ पे तो अपन पटिया वाले बाबा के यहाँ पे जाकर के स्नान करती हैं, तो वो भी है आपका धार्मिक मान्यता है। इसमें पानी से डर लगता है, आपको पानी दिया जाएगा, आप पानी नहीं पिएंगे, पानी से डरेंगे, इसलिए इस बीमारी को अपन हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और ये किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये काटती है तो सीधा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। वायरस जनित बीमारी है और क्या प्रभावित होता है आपका? इसमें नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है, तो ये नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करती है ये बीमारी, है ना। और इसका जो टीका खोजने का श्रेय जाता है लुई पाश्चर को। ये लुई पाश्चर वही हैं जिन्होंने सबसे पहले जीवोत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, बायोजेनेसिस थ्योरी दी थी कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। पाश्चरीकरण की जो विधि है आपकी, उसको खोजने का श्रेय भी लुई पाश्चर को ही जाता है। फर्मेंटेशन की विधि को सबसे पहले खोजने का श्रेय भी लुई पाश्चर को ही जाता है। ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने ही रेबीज का टीका खोजा था। चलिए अगली बीमारी देखेंगे अपन अब। नेक्स्ट बीमारी है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मस्तिष्क माने ब्रेन और मेरुरज्जु माने स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु अपन किसे कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। तो ये मस्तिष्क यानी ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। उन झिल्लियों में यदि स्वेलिंग आ जाती है तब आप कौन सी बीमारी से ग्रसित होंगे, यानी आपको उस बीमारी का नाम बताना है। बताइएगा ज़रा जल्दी से। मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग। पैरालाइसिस नहीं, गलत, पैरालाइसिस नहीं होता, पैरालाइसिस नहीं होता। और कोशिश करें आप लोग। राहुल मेनिंजाइटिस, और कोशिश करें। राहुल ने जवाब दिया मेनिंजाइटिस। अमन मेनिंजाइटिस, ठीक है। राजन, चलो ये इसका जवाब क्या है आपका? मेनिंजाइटिस। ये बीमारी आपकी कौन सी है? मेनिंजाइटिस बीमारी। बड़ी इंटरेस्टिंग बीमारी है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से झिल्ली पाई जाती है ब्रेन में। तो ये ब्रेन है आपका और ये झिल्ली इस तरीके की है। 3 झिल्लियाँ होती हैं मस्तिष्क में। आपकी झिल्लियों की संख्या कितनी है? 3 है आपकी। ये नॉर्मल मस्तिष्क है आपका। इसमें से सबसे अंदर की जो लेयर होती है इसको अपन कहते हैं ड्यूरा मैटर। ये वाली जो लेयर होती है इसको अपन कहते हैं अरेक्नाइड। और सबसे अंदर जो मस्तिष्क झिल्ली रहती है उसे अपन बोलते हैं पाया मैटर। तो ये 3 प्रकार की मस्तिष्क में 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। और जो आपका पीछे की साइड में वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड रहती है उसमें भी कितनी झिल्लियाँ होती है? 3 ही होती हैं, यही वाली। तो ड्यूरा मैटर, अरेक्नाइड और पाया मैटर। तो सबसे अंदर कौन सी है? तो इसे याद कर लेना DAP के नाम से, DAP। डी का मतलब ड्यूरा मैटर, ए का मतलब अरेक्नाइड और पी का मतलब क्या है? पाया मैटर। अब इसमें किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो जाए आपका, इस इन्फेक्शन का जो कारण है आपका वो बैक्टीरिया भी हो सकता है आपका, वो वायरस भी हो सकता है और वो फफूंद भी हो सकती है, यानी फंगस भी हो सकती है। ध्यान देना जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग बीमारी है जी। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और सबका जवाब एक ही है। यानी आपकी ड्यूरा मैटर, अरेक्नाइड और पाया मैटर जो है इस झिल्ली में आकर के या तो कोई बैक्टीरिया घुस जाए, कोई भी XYZ बैक्टीरिया हो सकता है, यहाँ तक बस पहुँच जाए वो, या कोई वायरस पहुँच जाए यहाँ तक, या कोई फफूंद पहुँच जाए, यहाँ की फंगस पहुँच जाए आपकी। तो ये मान लीजिएगा इसमें स्वेलिंग आ जाती है और जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है तब ये बीमारी होती है मेनिंजाइटिस। तो प्रश्न आ जाता है मेनिंजाइटिस बीमारी किसके द्वारा होती है? तो इन तीनों के द्वारा ही होती है मेनिंजाइटिस बीमारी, बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद के द्वारा। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद तीनों से ही कौन सा एक कॉमन रोग हो सकता है? तब वो आपका होगा मेनिंजाइटिस। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखिएगा जरा, ये कॉमन रोग होता है आपका मेनिंजाइटिस। अगला है भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है, यानी भारत में जो 200 शिशु जन्म ले रहे हैं उनमें से एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है और वो किस बीमारी के कारण से होती है? अतिसार। अतिसार बीमारी के कारण से मृत्यु होती है आपकी। तो ये अतिसार जो बीमारी है वो किस के कारण से होता है आपका? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या वायरस के द्वारा होता है, या अमीबा के द्वारा होता है, या कवक के द्वारा होता है? जवाब दीजिएगा आप लोग, ये किसके द्वारा होता है आपका? भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? बैक्टीरिया है, या वायरस है, या अमीबा, या कवक है?
बिल्कुल सही आंसर है रोटा वायरस। छोटे बच्चे जैसे ही जन्मते हैं तो उनको दस्त वगैरह लग जाते हैं, लूज मोशन हो जाता है, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा प्रभावित होती है यहाँ पर, और इसका कारण से क्या होता है, उनका लूज मोशन से डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है और बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रोटा वायरस छोटे बच्चों के लिए बड़ा घातक है और ये बीमारी छोटे बच्चों में ही होती है, जिसे अपन अतिसार के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है इसे, अतिसार। ये वायरस आपका इस तरीके का होता है। यदि आप इसकी इमेज देखना चाहें तो ये है इस वायरस की इमेज, ये है आपका रोटा वायरस, ये इस वायरस की इमेज है, ये देख सकते हैं। ये छोटा बच्चा है, ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये है आपका यहाँ पर, ये रोटा वायरस पाया जाता है, दस्त होते हैं। एक और इमेज दिखा रहा हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये बॉडी है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में बनी होती है। सबसे बाहर का जो पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसे अपन छोटी आंत कहते हैं, उसे अपन बोलते हैं डूडेनम। फिर थोड़ा सा अंदर आते हैं, उसे बोलते हैं अपन जूजेनम। फिर थोड़ा और अंदर आते हैं, उसे बोलते हैं अपन इलियम। तो इस तरीके से 3 पार्ट हैं, डूडेनम, जूजेनम, इलियम। तो ये जूजेनम और इलियम वाला पार्ट होता है, वहीं पर ये रोटा वायरस पाया जाता है आपका, ये वाला। हो गया क्लियर, रोटा वायरस। अगला प्रश्न देख रहे हैं अपना, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, सब लोगों का जवाब इसमें आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, इस साल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बहुत सारे क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या एपीजूटिक। इस शब्दावली का इस्तेमाल काफ़ी हो रहा है आपका। बताइएगा जरा जल्दी से, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं या एपिडेमिक कहते हैं या एंडेमिक कहते हैं या एपीजूटिक कहते हैं। आप लोग न्यूज़ वगैरह सुन रहे हैं, उस न्यूज़ में लगातार इस शब्दावली का इस्तेमाल डॉक्टर आजकल कर रहे हैं और इसे क्या कहा जाता है, पेंडेमिक कहा जाता है। ये आपका कोविड जो वायरस है उसके संदर्भ में कहा जा रहा है, क्योंकि ये महामारी लेकर के पूरी दुनिया में फैल चुका है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर ये न फैला हो। तो इस तरीके की महामारी के लिए साइंस में जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे नाम क्या दिया जाता है, पेंडेमिक डिसीज। उसे क्या नाम देंगे, पेंडेमिक। एपीजूटिक नहीं कहते भैया, पेंडेमिक है उसका आंसर। क्या होगा, पेंडेमिक। महामारी का रूप ले लेता है, जब कई इलाकों में फैल जाता है तब उसे क्या नाम दिया जाता है, पेंडेमिक कहा जाता है। तो ये पेंडेमिक डिसीज है। ये है, देखो 1720 में आपका प्लेग फैला था पेंडेमिक के रूप में, कई लोग मरे थे प्लेग से। फिर ऐसे आपके 1820 में जाकर के कोलेरा फैला था, हैजा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसमें दस्त और उल्टियाँ चालू हो जाती हैं, कोलेरा फैला था आपका। इसके बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू फैला था, स्पेनिश फ्लू, ये इसमें भी बहुत सारे लोग मरे थे। और अब तो आप जानते ही हो कोविड वायरस फैला हुआ है इस समय पर। आरती समझ में नहीं आ पा रहा मेरा, ये क्या कह रही हैं आप सर? सर ऑप्शन का मतलब बता दीजिए। अच्छा, सारे ऑप्शन का, ठीक है, सारे ऑप्शन का मतलब, अच्छा ओके, निकल गया लेकिन वो। आप चलो मैं आगे बताता हूँ उसको, है ना, अभी निकाल के फिर बताता हूँ। आ गया समझ में। एपिडेमिक का मतलब महामारी है, बिल्कुल सही है। एपिडेमिक का मतलब महामारी होता है और पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, उसे पेंडेमिक कहते हैं अपन। उसे क्या कहा जाता है, पेंडेमिक। अगला है, निम्नलिखित में से किस सेट में सारी वायरस जनित बीमारियां हैं, यानी इनमें से कौन सा आपका है, हाँ 2120 में आ सकता है, भविष्य है, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं अभी तो। निम्नलिखित में से किस सेट में सारी वायरस जनित बीमारियां हैं, तपेदिक, हीज, रेबीज, मम्स, रेबीज, हीज, कैंसर, तपेदिक, पोलियो, माइलिटिस, छोटी माता, कैंसर, तपेदिक। यानी इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियों का सेट है, बताइएगा जरा। इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें वायरस से होने वाली बीमारियों का सेट है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग। कौन सा ग्रुप है जिसमें वायरस जनित बीमारियों का है, ग्रुप है, जल्दी जवाब दें। देखो जरा कैसे निकालेंगे अपन इसमें से, देखो जरा। तपेदिक माने क्या होता है, टीबी। तपेदिक माने क्या हो गया, टीबी हो गया।
तो टीबी किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा। और ये क्या पूछ रहा है? वायरस। तो ये तो गया काम से आपका। अब इसमें आ जाओ मम्स है आपका। मम्स माने क्या होता है? गलसुआ में सूजन, वायरस के द्वारा होता है, बात सही है। अगला है रेबीज, अभी अपन ने पढ़ा है हाइड्रोफोबिया वाला, वायरस के द्वारा होता है, सही है। अब है हीज। हीज का आपको अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखना पड़ेगा, हिंदी में हो सकता है आप नहीं समझ पा रहे हो, तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं अब अपन को नहीं पता है तो छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए इसे। अब आ जाओ इसमें कैंसर। कैंसर वायरस के द्वारा नहीं होता, तो ये आपका गया। अब इसमें आ रहा है छोटी माता, ये होता है, लेकिन ये कैंसर यहाँ पे भी आ गया, तो ये भी कैंसर किसके द्वारा होता है? आपका समसूत्री विभाजन है जो अनियमित हो जाता है तब कैंसर का रूप लेता है, तो ये भी वायरस नहीं है। तो ये वायरस नहीं है, ये वायरस नहीं है, ये वायरस नहीं है। भले ही अपन को हीज के बारे में नहीं पता, लेकिन ये अपन जानते हैं कि टीबी जो होती है आपकी, ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। कैंसर है ये समसूत्री विभाजन, जिसे अपन माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, उसका अनियमित ग्रोथ है। और ये भी है आपका, तो ये 3 नहीं है, ये है। अब इसमें से जो हीज है आपका, इसे अपन नाम देते हैं, हीज को नाम देते हैं, हीज को बोलते हैं अपन, इस तरीके से स्पॉट बन जाते हैं। और इसे चलो जैसे याद आता है मैं बताता हूँ ज़रा हीज को क्या कहा जाता है। थोड़ा स्लिप हो रहा है। ये मम्स, रेबीज और हीज, ये तो आपका गलसुआ है। हाँ, हीज को कहा जाता है हर्पीस। हीज को क्या नाम दिया जाता है? हर्पीस। हर्पीस के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको हीज बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसे क्या बोलते हैं? हर्पीस। तो हर्पीस भी वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। ये है आपकी हर्पीस, ये है आपके। तो ये इस तरीके के निशान जो पड़ जाते हैं शरीर पर आपके, तो ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, जिसे अपन हर्पीस के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? मम्स, रेबीज और हर्पीस। एक और प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता? यानी बैक्टीरिया से नहीं होती वो बीमारी। यानी वो बीमारी किससे होगी? बैक्टीरिया के अलावा किसी से भी हो सकती है। डिप्थीरिया है, हैजा है, काली खांसी है। तो ध्यान देना जरा, एड्स जो है ये वायरस के द्वारा होता है, और ये तीनों के तीनों किसके द्वारा होती हैं आपकी? ये तीनों ही बीमारियाँ बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। तो इसमें आंसर कौन सा होगा आपका? एड्स। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये वायरस जनित बीमारी है। ये कौन सी बीमारी है आपकी? वायरस जनित बीमारी है एड्स। तो यहाँ पर आंसर एड्स है, ये तो आप लोगों को मालूम है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो उल्टा रेवन होता है। और ये संगठन एक नाको, भारत में एड्स को रोकने वाला जो संगठन है उसका नाम क्या है? नाको है। तो ये उसी का प्रतीक चिन्ह है। और जो डिप्थीरिया बीमारी है वो इस तरीके की होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरीके से गले को चौक करना चालू कर देते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये गला इस तरीके से चौक हो जाता है आपका, ये डिप्थीरिया बीमारी में आपका। और ये आप जानते हैं, ये जो आ जाता है हैजा है, जिसे कोलेरा के नाम से जाना जाता है, हैजा या कोलेरा, ये भी महामारी का रूप धारण करता है। जब ये मक्खी वगैरह के माध्यम से ज़्यादा फैलता है। इसमें उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा होते हैं आपके, ये उल्टी और दस्त, इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन होने के कारण से फिर डेथ हो जाती है। इस तरीके से इसमें उल्टी और दस्त होती है। अगली बीमारी आपकी पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो छोटे बच्चों का रोग है ये पोलियो। तो पोलियो का जो वायरस होता है कैसे प्रवेश करता है? मच्छर के काटने से, या दूषित भोजन और जल से, या थूक से, या कुत्ते के काटने से? बताइएगा ज़रा। हाँ, एड्स का कोई एंटीडोज नहीं है आपका, क्योंकि एड्स का जो वायरस होता है वो रूप बदल लेता है आपका। तो उस पर रिसर्च चल रही है। अभी फ़िलहाल एड्स का कोई भी डोज नहीं है। मच्छर के काटने से, दूषित भोजन और जल से, थूक से, या कुत्ते के काटने से। तो यह फैलता है आपका दूषित भोजन और जल से। जो छोटे बच्चों को दूषित भोजन या जल पिला दिया जाता है जो ख़राब होता है, तो उसके वायरस जो होते हैं पोलियो के, वो बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं। जैसे आपका नर्वस सिस्टम को रेबीज प्रभावित करता है, ऐसे यही नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिससे पैर जो होता है वो पैर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है आपका, उसे अपन पोलियो कहते हैं। ये भोजन और दूषित जल से होता है आपका। इस तरीके का वायरस होता है। और ये भी ध्यान रखना, अभी हाल ही में लगभग 15-16 दिन पहले, नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है आपका, वर्तमान में WHO के द्वारा वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और दुनिया में 3 देश थे जहाँ पर ये बचा हुआ था आपका। वो अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है नाइजीरिया, उसमें ये पोलियो का वायरस था। और आपके एशिया महाद्वीप को अपन देखते हैं तो एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपका पोलियो का वायरस है। भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। और अभी 10-12 दिन पहले ही आपका नाइजीरिया जो अफ्रीका का देश है उसे भी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। यानी अब दुनिया में वर्तमान में कितने देश हैं जिनमें पोलियो है? केवल 2 देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। करंट का क्वेश्चन है, बीमारी से रिलेटिव है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। करंट का है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको। वर्तमान में, नोट करें ज़रा जल्दी से इसे, वर्तमान में
पोलियो, वर्तमान में पोलियो केवल 2 देश पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में हैं, केवल 2 देश पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में हैं। अभी हाल ही में WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। हो गया। चलिए एक प्रश्न और सॉल्व करेंगे आज अपन। पोलियो का कारण क्या है? तो जीवाणु है, विषाणु है, कीट है या कवक है? तो सॉल्व कर ही चुके हैं अपन, जानते ही इसके बारे में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये पोलियो किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। तो ये पोलियो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है और इसमें इस तरीके से पेड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, है ना। पोलियो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, इस तरीके से टेढ़े मेढ़े हो गए आपके। एक और देख रहे हैं अपन, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जो पोलियो का टीका है वो किसने खोजा है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या जोनास साल्क ने, या रॉबर्ट कोच ने, या एडवर्ड जेनर ने? तो ये आपके 4 हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जोनास साल्क ने, रॉबर्ट कोच ने, या एडवर्ड जेनर ने? तो ध्यान देना, जोनास साल्क ने। पोलियो का टीका किसने खोजा? जोनास साल्क ने। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा है फिर? तो इन्होंने खोजा था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है आपकी डोज या पेनिसिलिन जो कवक से तैयार होता है, एंटीबैक्टीरियल डोज होता है, तो उसको खोजने का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। रॉबर्ट कोच ने क्या खोजा था? तो रॉबर्ट कोच ने टीबी और हैजा, जो अभी अपन ने पढ़ा था, हैजा यानी कोलेरा, इनके बैक्टीरियाओं की खोज की है रॉबर्ट कोच ने। और एडवर्ड जेनर ने क्या खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने जो आपकी छोटी माता है, माता है ना, जो वायरस जनित बीमारी आपकी है, छोटी माता जिसे अपन चेचक के नाम से जानते हैं, तो चेचक की खोज करने का श्रेय किसका, चेचक के टीके की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? एडवर्ड जेनर को। तो ये एडवर्ड जेनर ने खोजा था, तो ये ध्यान रखिएगा यार। तो यहाँ आंसर होगा आपका जोनास साल्क। ये आप जो देख रहे हैं शख्स जोनास साल्क के, सबसे पहले पोलियो का टीका इन्होंने खोजा था। इसके बाद में ये टीका इंजेक्शन वाला था। इसके बाद जो आपका 2 बूंद जिंदगी वाला जो टीका आता है, जिसमें ओरल वैक्सीन दी जाती है, उसको खोजने का श्रेय जाता है अल्बर्ट सेवन को, अल्बर्ट सेवन। और उसको आप ऐसे याद कर लेना कि 2 बूंद जिंदगी की जगह 7 बूंद जिंदगी की, तो 7 नाम से याद हो जाएगा। तो अल्बर्ट सेवन ने इसको खोजा है, वो ओरल वैक्सीन है, और इन्होंने जो खोजा था वो इंजेक्शन वाला है। उम्मीद है समझ में आपके में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट मुलाकात अपनी साइंस की कुछ ऊटियों को लेकर के अपन कल मिलेंगे, कल 9 बजे। आज के लिए इतना ही है। और जो लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन कोचिंग के नहीं करवाए हैं, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अब अपनी जो क्लासेस है वो केवल ऐप पर चल रही हैं, ऐप के अलावा अपनी क्लासेस अब यूट्यूब पर नहीं चलेंगी। शाम को साइंस की क्लास चल रही है 7 बजे से, और सुबह क्लासेस चल रही है आपकी एमपी जीके की। आज एमपी जीके का मैं पंचायती राज का 2nd पार्ट है उसको करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैकेंसीज लगातार आपकी आएंगी, और यदि आप इस समय पर नहीं पढ़े तो फिर हो सकता है कि रेस में आप पिछड़ जाएँ। तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कराएँ। कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो मेरे से क्लियर कर सकते हैं आप लोग। बहुत सारे